अपने या अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए यदि आप केयर फ्रीडम प्लान देख रहे हैं तो डेफिनेटली उनको बहुत सारी मल्टीपल प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं या फिर कोई ऐसी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है जो कि बहुत क्रोनिक लेवल पे है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम केयर फ्रीडम के सारे बेनिफिट्स, फीचर, टर्म्स, कंडीशंस एंड सबलिमिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हम वीडियो के लास्ट में यह भी जानने का कोशिश करेंगे कि इतनी सबलिमिट्स के बाद भी क्या यह प्लान हमें लेना चाहिए या फिर हमें नहीं लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों केयर फ्रीडम एक बहुत ही स्पेसिफिक प्लान है जो कि आपको मल्टीपल प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस या फिर किसी क्रोनिक कंडीशन के केस में आपको हेल्थ इंश्योरेंस देता है। दोस्तों हमें केयर फ्रीडम को दूसरे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान से कंपेयर नहीं करना है क्योंकि वो जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है उनके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। ऐसे में आप उन प्लान के बेनिफिट्स को केयर फ्रीडम से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी सब लिमिट्स हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है। कई बार हमारी क्रोनिक कंडीशन के कारण प्रीमियम में अलग से लोडिंग पे करना होता है। इतनी सब लिमिट के बाद भी कई बार कुछ बीमारियां हमारी पॉलिसी से एक्सक्लूड हो जाती हैं। तो यह एक स्पेसिफिक प्लान है, बहुत सारी पीईडीज को कवर करता है। जब हमें कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कोई भी इंश्योरेंस नहीं देती है तब हमें केयर फ्रीडम इंश्योरेंस देता है। सो इसीलिए इसे किसी दूसरे प्लान से कंपेयर ना करें। चलिए इस प्लान के बेसिक फीचर्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों यह जो प्लान है हमें दो वेरिएंट्स में मिलता है, प्लान 1 एंड प्लान 2। प्लान 1 18 टू 45 की एज के लिए अवेलेबल है एंड प्लान 2 46 टू लाइफ लॉन्ग अवेलेबल है। इस प्लान में मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स, न्यूबॉर्न बेबी के लिए 90 डेज एंड मैक्सिमम कोई भी एंट्री एज नहीं है। तो यह बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है सीनियर सिटीजन के लिए जो अबव 65 और 70 हैं, वो भी इस प्लान में हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। यह प्लान इंडिविजुअल एज वेल एज फैमिली फ्लोटर में भी अवेलेबल है। इस प्लान में 30 डेज का ग्रेस पीरियड है जो कि इंडस्ट्री वाइज कॉमन है। इनिशियल वेटिंग पीरियड 30 डेज, स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड और नेम्ड एलिमेंट वेटिंग पीरियड 2 ईयर्स या 24 मंथ्स है। जो स्लो ग्रोइंग डिसीज होती हैं जैसे कि हर्निया, कैटरेक्ट, नी रिप्लेसमेंट, उनके लिए 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड रहेगा। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के लिए 2 ईयर्स का 2 सालों का वेटिंग पीरियड है। सम इंश्योर्ड ऑप्शन प्लान 1 में 3 लाख एंड 5 लाख, प्लान 2 में 5 लाख, 7 लाख एंड 10 लाख के ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों सम इंश्योर्ड वाइज यह प्लान बहुत ही इनसफिशिएंट है बट डेफिनेटली आपके फाइनेंशियल लायबिलिटीज को कुछ हद तक कम जरूर करेगा। इन पेशेंट ट्रीटमेंट अप टू सम एश्योर्ड कवर्ड है। रूम रेंट या फिर रूम कैटेगरी की बात करें तो 3 लाख एंड 5 लाख सम एश्योर्ड के लिए ट्विन शेयरिंग रूम अवेलेबल रहेगा। 3 लाख पॉलिसी में 1% ऑफ सम एश्योर्ड की लिमिट है रूम रेंट के लिए एंड 2% ऑफ सम एश्योर्ड की लिमिट है आईसीयू चार्जेस के लिए। 5 लाख सम एश्योर्ड में यह लिमिट नहीं है। 7 लाख एंड 10 लाख पॉलिसी में सिंगल प्राइवेट रूम अवेलेबल रहेगा। रूम रेंट, आईसीयू चार्जेस में कोई भी कैपिंग नहीं है। डे केयर ट्रीटमेंट फॉर सेलेक्टेड डे केयर ट्रीटमेंट अप टू सम एश्योर्ड तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे, जिसके लिए 170 डे केयर ट्रीटमेंट की एक लिस्ट है जिनके अकॉर्डिंग आपके चार्जेस कवर होंगे। रिचार्ज या फिर रीस्टेटमेंट, रीस्टोर बेनिफिट इस प्लान में अवेलेबल है जो कि आपके बेसिक सम एश्योर्ड के कंप्लीट एग्जॉस्ट हो जाने के बाद अवेलेबल रहेगा, जो कि 100% अवेलेबल रहेगा फॉर अनरिलेटेड इलनेस। यदि किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है सो उसी डिसीज के लिए यदि फिर से हॉस्पिटलाइजेशन होता है उस साल में तो रीस्टेटमेंट के बेनिफिट अवेलेबल नहीं रहेंगे। एनुअल हेल्थ चेकअप, दोनों ही प्लान में फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप अवेलेबल है जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इस प्लान में एक यूनिक बेनिफिट है कंज्यूमेबल्स अलाउंस। यदि आपका हॉस्पिटलाइजेशन 3 दिन से ज़्यादा होता है तो जो कंज्यूमेबल्स चार्जेस होते हैं दोस्तों, बहुत सारे नॉन मेडिकल चार्जेस होते हैं जैसे कि कॉटन, सिरिंज, पीपी किट, इनके चार्जेस हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं करते हैं। उनके लिए इस प्लान में आपको पर डे आपके सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग बेनिफिट मिलते हैं, जिसमें 3 लाख पॉलिसी पे 750 रुपीज़ पर डे एंड 5 लाख, 7 लाख एंड 10 लाख पॉलिसी में 1000 रुपीज़ पर डे के बेनिफिट अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है कंपेनियन बेनिफिट। यदि आपका हॉस्पिटलाइजेशन 10 डेज से एक्सीड कर जाता है, 10 दिनों से ज़्यादा का हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो कंपनी वंस इन अ पॉलिसी ईयर आपको एक वन टाइम बेनिफिट देती है जिसमें 3 लाख एंड 5 लाख सम एश्योर्ड के लिए 10,000 एंड 7-10 लाख सम एश्योर्ड के लिए 15,000 का बेनिफिट आपको मिलता है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 30 डेज के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे जिनके लिए कुछ सब लिमिट है। 3 लाख सम एश्योर्ड के लिए 7.5% ऑफ पेएबल हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस एंड 5 लाख एंड 10 लाख पॉलिसी के लिए अप टू 10% ऑफ पेएबल हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। रोड एम्बुलेंस कवर अप टू 1000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। फॉर डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, तो दोस्तों यदि पेशेंट की कंडीशन इतनी क्रिटिकल होती है कि उसे किसी हॉस्पिटल में हम एडमिट नहीं कर सकते हैं,
या फिर आसपास किसी हॉस्पिटल में बेड ही नहीं है, तो ऐसे केस में हम जो घर पे हॉस्पिटलाइजेशन लेते हैं वो डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की कैटेगरी में आता है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 10% ऑफ सम एश्योर्ड के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे यदि वह हॉस्पिटलाइजेशन 3 दिन से ज़्यादा का होता है। एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन दोस्तों डायलिसिस कवर के लिए इसमें कुछ सब लिमिट है, जिसमें पर सिटिंग 1000 रुपीज़ फॉर मैक्सिमम अप टू 24 मंथ्स ही अवेलेबल रहेगा। आप इस बात का ध्यान रखें, यदि डायलिसिस होता है तो उसके चार्जेस आपको लाइफ टाइम पेबल नहीं रहेंगे, सिर्फ 1000 रुपीज़ पर डे मैक्सिमम अप टू 24 मंथ्स ही अवेलेबल रहेंगे। ऑप्शनल कवर की बात करें तो दोस्तों इस प्लान में हमें ओपीडी कवर मिलता है, जिसके लिए 500 रुपीज़ पर कंसल्टेशन मैक्सिमम अप टू 4 कंसल्टेशन के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा क्लेम शील्ड जो कि नॉन पेएबल कंज्यूमेबल आइटम्स के चार्जेस को कवर करता है। इसके अलावा हेल्थ चेकअप प्लस जिसमें हमें वाइड रेंज ऑफ मेडिकल टेस्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। नेक्स्ट एडिशनल बेनिफिट है डिडक्टिबल का। तो दोस्तों यदि आप अपनी पॉलिसी के साथ डिडक्टिबल ऑप्ट करते हैं तो आपको अपनी पॉलिसी में कुछ डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। डिडक्टिबल का मतलब यह होता है दोस्तों, जो भी डिडक्टिबल का अमाउंट आपने सेलेक्ट किया है 25,000, 50,000 या फिर 1 लाख रुपए, तो वह अमाउंट आपके हॉस्पिटल बिल का आपको पहले खुद पे करना होता है, और यदि आपका हॉस्पिटल बिल उस अमाउंट से ज़्यादा हो तब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसे पे करेगी। दोस्तों इस प्लान में ऑलरेडी 20-30% का को पेमेंट होता है, तो आप सोच समझ कर ही डिडक्टिबल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। को पेमेंट सब लिमिट्स की बात करें तो दोस्तों इस प्लान में इन बिल्ट 20% का को पेमेंट एप्लीकेबल रहेगा, लेकिन यदि आपकी एज 71 से एक्सीड हो जाती है तो 71 ऑनवर्ड्स 30% का इन बिल्ट को पेमेंट आपकी पॉलिसी में एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन यदि आपने वो पॉलिसी 70 के पहले बाई की थी तो जो एक्स्ट्रा 10% का पेमेंट इम्पोज हुआ है उसे आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके वेव ऑफ कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने वो पॉलिसी 71 के बाद बाय की है तो आपको 30% का को पेमेंट देना ही होगा। उसके अलावा अलग अलग ट्रीटमेंट पे अलग अलग सब लिमिट है, जैसे कि कैटरेक्ट के लिए 20,000 रुपीज़ पर आई से लेके 30,000 रुपीज़ पर आई के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे एज पर योर सम एश्योर्ड। नी रिप्लेसमेंट के लिए 70,000 पर नी से लेके 1.2 लाख रुपीज़ पर नी तक चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा हर्निया, हिस्टेक्टोमी, सर्जरीज फॉर बिनाइन प्रोस्टेट, हाइपरट्रॉफी, सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्टोन्स ऑफ रीनल सिस्टम, उसके लिए 35,000 टू 80,000 तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ cerebrovascular and cardiovascular disorder, treatment on surgeries for cancer, treatment of other renal complications and disorder, ट्रीटमेंट फॉर ब्रेकेज ऑफ बोन्स के लिए 1.5 लाख रुपीज़ से लेके 3 लाख रुपीज़ तक के चार्जेस अवेलेबल रहेंगे एज पर योर सम इंश्योर्ड। अब सवाल यह आता है कि हमें क्या यह प्लान परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों मैं मानता हूँ कि इस प्लान में 20-30% का को पेमेंट है। ट्रीटमेंट वाइज भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स में सब लिमिट है। सम इंश्योर्ड वाइज भी इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, मैक्सिमम 10 लाख तक का ही ऑप्शन है। तो क्या हमें यह प्लान परचेज करना चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ना होने से अच्छा है कि आपके पास एटलीस्ट कोई हेल्थ इंश्योरेंस की तो पॉलिसी है। यदि आपके पास केयर फ्रीडम की पॉलिसी है, आप उसमें 20% का को पेमेंट कर रहे हैं। सो लेट सपोज यदि 10 लाख का बिल है और उस पर आपको 20% का को पेमेंट देना है, तो 2 लाख रुपए आपने दिए, बट एटलीस्ट आपको 8 लाख का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है कंपनी से तो मिल सकता है। सो ऐसे में हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है काफ़ी हाई हो रही है, तो ऐसे में आपके पास एक फाइनेंशियल बैकिंग तो हो जाती है, भले ही इसमें सब लिमिट्स हो और को पेमेंट हो। मैं मानता हूँ कि इस प्लान में सब लिमिट्स के अलावा आपको प्रीमियम्स में लोडिंग भी देना पड़ सकता है। हो सकता है आपके पर्टिकुलर किसी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन को परमानेंट एक्सक्लूड भी कर दें, पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसके कारण ही हॉस्पिटलाइजेशन हो, और भी वेरियस रीजन से भी हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं और आप उन हॉस्पिटलाइजेशन के लिए एक फाइनेंशियल कवर की उम्मीद कर सकते हैं इस प्लान से। बट दोस्तों मैं आपको यह भी सजेस्ट करूंगा कि बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस के ऑप्शंस अवेलेबल हों। आप अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ पहले कंसल्ट करें। कई बार बहुत सारी जो नई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उनकी अंडर राइटिंग थोड़ी लीनियंट होती है, ऐसे में बहुत सारी क्रॉनिक कंडीशंस में भी आपको उनमें हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है विदाउट एनी को पेमेंट। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले, और मल्टीपल ऑप्शंस को सर्च करें। हो सकता है आपको कोई पीएसयू की पॉलिसी मिल जाए बिना किसी को पेमेंट के, या फिर किसी नए हेल्थ इंश्योरेंस में आपको बिना किसी को पेमेंट के मिल जाए। यदि आप मेरे साथ अपने हेल्थ इंश्योरेंस को डिस्कस करना चाहते हैं या फिर हेल्थ इंश्योरेंस को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें हम आपकी
फाइनेंशियल एंड मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग सही हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट आपको रिकमेंड करने का और पॉलिसी इशू करवाने का कोशिश करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।